नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासकीय परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता की। कहा, प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा, भारत बिना समय गंवाए तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है। भारत और चीन के बीच सेना को पीछे हटाने के मुद्दे पर कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की 12 कंपनियां पहुंची। सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए जारी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हुई। 1 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण। महाराष्ट्र में पंढरपुर के 10 गांवों में कोविड पर काबू पाने के लिए सोमवार आधी रात से 24 घंटे का कर्फ्यू लागू होगा। G7 देशों के नेताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहल के अंतर्गत गरीब देशों को कोविड वैक्सीन के लिए वैश्विक सहयोग तेज करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव आज से शुरू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका का मुकाबला अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी से जारी। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। नीति आयोग की शासकीय परिषद की छठी बैठक में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने प्रारंभिक संबोधन में श्री मोदी ने ये बात कही। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे। देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े, ये मंथन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है। आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में उस पर बल दिया जाएगा। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। भारत तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और कोई समय नहीं गंवाना चाहता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाए गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है, जिससे राष्ट्र के मूड का पता चलता है। इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलावों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरतें पूरी करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। देश के गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीकाकरण बढ़ने से, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं
उनके जीवन में, खास करके गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र भी बड़े उत्साह के साथ आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है। इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नई पहल के अंतर्गत अब शहरों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए मकान बनाए जा रहे हैं। देश में अभी हर गरीब को पक्की छत देने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ राज्यों को अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता भी है। 2014 के बाद से देखें तो गांवों और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है। नई टेक्नोलॉजी से तेजी से अच्छी क्वालिटी के मजबूत मकान बनाने की दिशा में देश के 6 शहरों में नए मॉडल तैयार होंगे। वो भी इस काम के लिए हर राज्य को उपयोगी होने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए जलापूर्ति की गई है। पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने, कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं, इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से पिछले 18 महीनों में ही 3.5 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है। ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेगी तो काम की गति भी बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में कृषि और पशुपालन से लेकर मछली उद्योग तक सभी क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप कोरोना के दौरान भी देश के कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य तथा हर जिले की अपनी विशेषता और क्षमता है। 15वें वित्त आयोग में लोकल बॉडीज के आर्थिक संसाधनों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस में सुधार क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है। इन सुधारों से में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कन्वर्जेंस तथा आउटकम्स के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निर्यात के लिए विभिन्न जिलों से संबद्ध हजारों उत्पादों की सूची बना रही है ताकि उनका मूल्य संवर्धन किया जा सके। प्रधानमंत्री ने बर्बादी रोकने के लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अब परिष्कृत खाद्य उत्पादों की बजाय संसाधित खाद्य वस्तुओं के निर्यात की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोल्दो में कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता आज सुबह शुरू हुई। भारत की ओर से सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के शिष्टमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कर रहे हैं। इस महीने की 10 तारीख को सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू होने और पैंगोंग झील से सेना हटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कमांडर स्तर की ये महत्वपूर्ण बैठक है। सेना के सूत्रों ने बताया कि आज की बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देप्सांग जैसे अन्य टकराव स्थलों से सेनाएं हटाए जाने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभी तक दोनों देशों के बीच पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों से सेनाएं हटाने का काम पूरा हो चुका है। उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने हाल ही में कहा था कि सैनिकों को हटाने का काम उम्मीद के अनुरूप सही तरह से चल रहा है और शांति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की वार्ताएं जारी हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25 फरवरी तक केंद्रीय बलों की कुल 125 कंपनियां तैनात की जाएंगी। आज सवेरे पश्चिमी बर्धमान जिले के दुर्गापुर में केंद्रीय बलों की 12 कंपनियां पहुंची। ये बल संवेदनशील इलाकों में तैनात किए जाएंगे।
राज्य के पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उनकी सहायता करेंगे। सुरक्षा बल दैनिक रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेंगे। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव अप्रैल-मई में कराए जाएंगे। सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के लिए 28,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 1 अप्रैल से ये योजना शुरू हो जाएगी और 31 मार्च 2037 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार का सृजन करना है, जिससे जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक विकास को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए भी ये योजना आकर्षक है। जिन छोटी औद्योगिक इकाइयों ने संयंत्र और मशीनों की खरीदारी पर 50 करोड़ रुपए तक का पूंजी निवेश किया है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासकीय परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। कहा, प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा, भारत बिना समय गंवाए तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है। भारत और चीन के बीच सेना को पीछे हटाने के मुद्दे पर कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की 12 कंपनियां पहुंची। सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए जारी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हुई। 1 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण। महाराष्ट्र में पंढरपुर के 10 गांवों में कोविड पर काबू पाने के लिए सोमवार आधी रात से 24 घंटे का कर्फ्यू लागू होगा। G7 देशों के नेताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहल के अंतर्गत गरीब देशों को कोविड वैक्सीन के लिए वैश्विक सहयोग तेज करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव आज से शुरू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका का मुकाबला अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी से जारी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जीएसटी की भरपाई के लिए राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए की 17वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इनमें से 4,730 करोड़ रुपए 23 राज्यों को और 269 करोड़ रुपए से अधिक की रकम 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। इनमें विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुद्दुचेरी शामिल हैं। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम को जीएसटी क्रियान्वयन से राजस्व में कोई कमी नहीं आई। देश में अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,27,197 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कोविड से ठीक होने की दर 97.27% हो चुकी है। कल एक दिन में 10,307 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1 करोड़ 6 लाख 78 हजार से अधिक रोगी इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 1,43,127 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.3% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,993 नए मामलों की पुष्टि हुई।
मंत्रालय ने बताया है कि इसी दौरान 101 लोगों की मृत्यु हुई। कुल मृतकों की संख्या 1,56,000 हो गई है। बृहन-मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जांच दोगुनी कर दी गई है। इस बीच पंढरपुर के 10 गांवों में 22 फरवरी से मध्यरात्रि से 23 फरवरी की मध्यरात्रि तक 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। पंढरपुर में माघ यात्रा के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया। आकाशवाणी से बातचीत में श्री चहल ने बताया कि चिंता की आवश्यकता नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। मुंबई में कल कोविड के 823 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई के अतिरिक्त पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला और बुल्ढाना में भी कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि मुंबई में तालाबंदी का कोई विचार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई उपनगरीय ट्रेन सेवा हमेशा की तरह चलेगी। काकानी ने आगे कहा, कुल 959 वेंटिलेटर बेड्स में से बीएमसी के पास 605 शेष बेड्स जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध है। इसी तरह बीएमसी के पास कुल 1528 में से 950 आईसीयू बेड्स उपलब्ध है। इसके अलावा उपनगरीय रेलवे में बिना मास्क की यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 300 मार्शल्स नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही ब्राजील से मुंबई आने वाले यात्रियों को अनिवार्य संस्थागत संगरोध में रखा जाएगा। नगर पालिका आयुक्त ने कहा कि मुंबई पुलिस को मास्क नहीं पहनने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में कल कोविड के 6,112 नए मामलों की पुष्टि हुई। एक दिन में इस संक्रमण से 44 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में अब तक 7,80,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में कल 27,770 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। इसी तरह 5,075 स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका लगाया गया। वहीं 3,561 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। प्रदेश में अब तक 12,093 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कल कोरोना के 93 नए केस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा 25 मामले जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में नए संक्रमितों का आंकड़ा 10 से कम रहा, जबकि 17 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब महज 1,269 है। चुरू, दौसा, हनुमानगढ़ तथा झुंझुनू में एक भी सक्रिय रोगी नहीं है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। विकसित देशों के संगठन G7 के नेताओं ने कोवैक्स बनाने के लिए सहयोग तेज करने का संकल्प व्यक्त किया है। कल रात एक ऑनलाइन सम्मेलन के बाद जारी वक्तव्य में G7 के नेताओं ने वैक्सीन बनाने के लिए $7 अरब का निवेश करने का संकल्प व्यक्त किया। इससे गरीब देशों को कोरोना की वैक्सीन देने के मामले में तेजी आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोवैक्स कार्यक्रम के लिए $4 अरब देने का संकल्प व्यक्त किया है। जर्मनी $1 अरब 20 करोड़ का अतिरिक्त योगदान करेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। असम के चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ अनूप कुमार बर्मन चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट पर #AskAIR के जरिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि मिजोरम वनों और रंग बिरंगे फूलों वाला प्रदेश है और देश को मिजोरम की समृद्ध संस्कृति पर गर्व है। राष्ट्रपति ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है और जनजातीय भाषा की दृष्टि से दुनिया की सबसे समृद्ध और विविधतापूर्ण आबादी यहीं रहती है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट में कहा कि आकर्षक सांस्कृतिक समृद्ध धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और कलात्मक वैभव ने अरुणाचल प्रदेश को देश का महत्वपूर्ण राज्य बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे देश को मिजोरम की महान संस्कृति पर गर्व है और मिजोरम की जनता को प्राकृतिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मिजोरम प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव से विभूषित है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार इन राज्यों में बुनियादी ढांचा विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की 14वीं विधानसभा के चौथे सत्र का सोमवार को विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधानसभा सचिव मुनुसामी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ये सत्र 10 बजे से विधानसभा भवन में शुरू होगा। 33 सदस्यों वाले सदन में सत्तारूढ़ कांग्रेस गठबंधन में 5 सदस्यों के इस्तीफे और अयोग्य घोषित होने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। हालिया घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस डीएमके गठबंधन और अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन दोनों के पास 14 विधायक हैं। विपक्षी दलों के 14 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपकर उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री नारायणसामी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश देने का अनुरोध किया था। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को 22 फरवरी को अपनी सरकार के लिए बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव और जूनागढ़ नगर निगम की 2 सीटों पर उपचुनाव कल कराए जाएंगे। आकाशवाणी से बातचीत में राज्य चुनाव आयुक्त संजय प्रसाद ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने कोविड को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के अंतिम घंटे में कोविड रोगी भी मतदान कर सकते हैं। कोविड की जो रोगचार्य है उसके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। मतदान मथक में सैनिटाइजर की व्यवस्था है, वहाँ पे अलग अलग कोष्ठक किया गया है जिससे कि नजदीक में वो खड़े नहीं रहे और संक्रमण नहीं हो। थर्मल गन से टेम्परेचर का नाप लिया जाएगा और जो मतदाता है उनके लिए ग्लव्स की भी व्यवस्था है जिससे कि कोई भी वस्तु उनको छूने की जरूरत नहीं पड़े। और जो कोविड संक्रमित रोगी हैं उनके लिए भी खास व्यवस्था है कि मास्क के साथ ही साथ पूरा पीपी किट पहन के वो लोग मतदान मथक शाम को 6 बजे के आसपास आ सकते हैं और वहाँ पे मतदान कर सकते हैं। और सभी स्टाफ के लिए भी संपूर्ण जो किट आता है कोविड का उसकी भी व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर नगर निगम के लिए मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में इस समय जापान की नाओमी ओसाका का मुकाबला अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी से हो रहा है। ओसाका दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने का प्रयास करेंगी। जेनिफर किसी भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की फाइनल में पहली बार पहुंची हैं। कुछ ही महीने पहले वे अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल में ओसाका से हार गई थीं। 3 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता ओसाका ने फाइनल में पहुंचने के लिए 7 बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता सेरेना विलियम्स को लगातार सेटों में हराया था। मिक्स डबल्स की फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की सामंथा स्टोसुर और मैथ्यू एब्डेन का मुकाबला चेक गणराज्य की बारबोरा क्राइजोका और अमेरिका के राजीव राम के साथ होगा। पुरुष सिंगल्स का फाइनल कल विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच और रूस के डेनिल मेदवेदेव के बीच खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वे असम के धेमाजी जिले में सिलापत्थर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेलवे के विस्तार कार्य का भी उद्घाटन किया जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
कोलकाता में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। दोपहर और शाम को कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मध्य प्रदेश में 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आज से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में शुरू हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर खजुराहो नृत्य महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। यह समारोह 44 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिदिन शाम 7 बजे शुरू होगा। इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की शुरुआत गीता चंद्रन और उनकी मंडली के भरतनाट्यम के साथ और दीपक महाराज के कत्थक से होगी। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्री शुक्ला ने बताया कि पर्यटक समारोह के साथ पर्यटन और साहसिक गतिविधियों में भी भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सुबह नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26वीं हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हुनर हाट में 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। विभिन्न राज्यों से आए ये कारीगर और शिल्पकार अपने उत्तम स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शन और बिक्री के लिए हुनर हाट में भाग लेंगे। यहाँ आने वाले लोग बावर्ची खाना खंड में देश के हर क्षेत्र से पारंपरिक व्यंजनों का भी स्वाद ले सकेंगे। हुनर हाट में देश के सुप्रसिद्ध कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। यहाँ आने वाले लोगों को हुनर हाट में देश की विविधता में एकता की ताकत का अनुभव होगा। श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए आदर्श मंच है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 हुनर हाट के माध्यम से 7,50,000 कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रशासन में मातृभाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को जोड़ने में सहायता मिलती है। आज समाचार पत्रों में प्रकाशित एक लेख में श्री नायडू ने जीवन में मातृभाषा के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि एकजुटता, मानसिक और व्यक्तित्व के विकास, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में मातृभाषा का बहुत महत्व है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासकीय परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। कहा, प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा, भारत बिना समय गंवाए तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है। भारत और चीन के बीच सेना को पीछे हटाने के मुद्दे पर कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की 12 कंपनियां पहुंची। सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए जारी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हुई। 1 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण। महाराष्ट्र में पंढरपुर के 10 गांवों में कोविड पर काबू पाने के लिए सोमवार आधी रात से 24 घंटे का कर्फ्यू लागू होगा। G7 देशों के नेताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहल के अंतर्गत गरीब देशों को कोविड वैक्सीन देने के लिए वैश्विक सहयोग तेज करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव आज से शुरू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी।
और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका का मुकाबला अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी से जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।